सांझे विश्वास। पहला राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी या भवनों की तरह नहीं होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। वे ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषताओं या आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। यह समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है। इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से हैं जो एक साथ काम करते हैं या खेलते हो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत समूह मानते हों। अगर वे अपने बारे में इस तरह नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी हैसियत जाती रहेगी और वे खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को ये विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। इतिहास। दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। यानी राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हो। वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। इस प्रकार भारत के राष्ट्रवादियों ने यह दावा करने के लिए कि एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उदाहरण स्वरूप नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हालांकि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। भूक्षेत्र। तीसरा, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किसी खास भूक्षेत्र पर लंबे समय तक साथ रहना और उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती है। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं और एक ग्रह भूमि की बात करते हैं। ये लोग जिस भूक्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्र अपनी गृह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं, जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है, कोई पवित्र भूमि। उदाहरण के लिए यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया है कि उनका मूल गृह स्थल फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पर्वतों और अंचलों से है। क्योंकि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूहों का दावा हो सकता है, लिहाजा गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है। साझे राजनीतिक आदर्श। चौथा, हालांकि अपना भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। असल में वे ही शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदायों के सदस्य कुछ दायित्व से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। साझी राजनीतिक पहचान। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा या जाति, वंश, परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे मौक़ों पर छुट्टियां चाहना और एक जैसे प्रतीकों का धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही ये उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं। वे अपने समुदायों के अंदर चलने वाले संवाद के कारण ही बने और बढ़े हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्याएं काफ़ी अलग अलग होती है। अगर हम इन विविधताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक
पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर दें। दूसरा कारण यह है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भूक्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। इससे शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह की हानि होगी। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता के उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। इन्हीं कारणों से बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक पदों में। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। थैंक यू।